थर्मोडायनेमिक्स के बारे में केमिस्ट्री का हमने एक टॉपिक लिए फिजिकल केमिस्ट्री का। तो सबसे पहले हम थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स असल में होता क्या है। उसके बाद कुछ इसकी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे कि सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग्स क्या होते हैं, यूनिवर्स क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम इसे कुछ प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि एडियाबैटिक क्या होता है, आइसोकोरिक क्या होता है, कुछ बेसिक्स के बारे में, कुछ थर्मोडायनेमिक्स के बेसिक्स के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे। सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स एक केमिस्ट्री की ब्रांच होती है जिसमें हम हीट और हीट की कन्वर्जेंस, या हम हीट एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जो कन्वर्ट होती है उस चीज़ के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं, तो उस ब्रांच को, या जो साइंस उस ब्रांच को डिस्कस करती है, तो वो कौन सी होती है, थर्मोडायनेमिक्स होती है, ठीक है। कन्वर्जन के बारे में जो डिस्कस करें, वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में डिस्कस करें, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स की हमने डेफिनेशन देख ली। अब हम देखते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज के बारे में पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स की, जैसे कि आती है सिस्टम, ठीक है। तो सिस्टम क्या होता है, ठीक है। सिस्टम जहां पर हम थर्मोडायनेमिक्स एक कंटेनर टाइप सा, जिसके अंदर हम प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर है, कुछ थर्मोडायनेमिक्स की प्रॉपर्टीज को जहां पर हम डिस्कस करते हैं, उस चीज को हम बोलते हैं सिस्टम। और सिस्टम को छोड़ के जो चीज बचती है उसको हम बोलते हैं सराउंडिंग्स, ठीक है। तो सिस्टम जैसे कि, और सिस्टम का एग्जांपल होता है जैसे कि एक टी कप, ठीक है। और सिस्टम प्लस में सराउंडिंग्स मिलके क्या बनाते हैं, यूनिवर्स बनाते हैं, यूनिवर्स बनाते हैं, ठीक है। तो अब इसी सिस्टम की जो आउटर वॉल्स होती है, उसी के बेसिस पे हमारे पास तीन सिस्टम आते हैं। सबसे पहला आता है हमारे पास सिस्टम नंबर 1 आता है हमारे पास, सबसे पहले हमारे पास सिस्टम आता है ओपन सिस्टम, फिर आता है हमारे पास क्लोज सिस्टम, फिर हमारे पास आता है आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। तो जो ओपन सिस्टम होता है कि वो सिस्टम जो हीट या एनर्जी हम कह सकते हैं और मैटर दोनों को ट्रांसफर कर सके, तो उसको हम बोलते हैं ओपन सिस्टम, ठीक है। आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है, ना तो हीट और ना ही एनर्जी का ट्रांसफर हो सके, ना ही हीट और ना ही मैटर का ट्रांसफर हो सके, उसको हम बोल देंगे आइसोलेटेड सिस्टम बोल देंगे, ठीक है। और क्लोज सिस्टम के अंदर क्या आता है, जो हीट को तो ट्रांसफर कर दे, अलाउ कर दे, हीट को ट्रांसफर कर दे, बट मैटर को अलाउ ना करे, ठीक है। तो ओपन सिस्टम के अंदर कौन से एग्जांपल आते हैं हमारे पास, एक टी कप आ गया हमारे पास, ठीक है, जो हीट को भी ट्रांसफर कर रहा है और मैटर को भी ट्रांसफर कर रहा है। अगर इसी टी कप के ऊपर हम एक ढक्कन रख दें, तो वो कौन सा जाता है, हमारे पास क्लोज सिस्टम हो जाता है। तो आइसोलेटेड का हमारे पास कुछ ऐसी बोतल्स आती है जो काफी देर तक पानी को, क्या नाम है, उसी टेम्परेचर पे मेंटेन करके रखती है, थर्मस के जैसे फ्लास्क हो गए, थर्मस फ्लास्क हो गए, जैसे थर्मस की बोतल्स आती है, फ्लास्क आते हैं। बट वो एक समझाने के लिए एग्जांपल तो ठीक है, बट परफेक्टली 100% वो आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर काउंटेबल नहीं होता, ठीक है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स के कुछ प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक्स के कुछ प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हमने कौन कौन सी प्रोसेस के बारे में डिस्कस करना है, ठीक है। तो जो प्रोसेस आती है थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, सबसे पहली प्रोसेस आती है हमारे पास एडियाबैटिक, फिर आती है हमारे पास आइसोकोरिक प्रोसेस,
थर्ड नंबर पे आते हैं हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस कौन सी होती है, जिसके अंदर जो एनर्जी होती है या क्यू वो कांस्टेंट रहे, वो प्रोसेस जिसके अंदर क्यू कांस्टेंट और डेल्टा क्यू जीरो हो। सिंपल सी बात है कि अगर क्यू कांस्टेंट है यानी कि Q1 की वैल्यू भी सेम और Q2 ये दोनों सेम होंगे, और जो डेल्टा क्यू होता है वो क्या होता है Q2 माइनस Q1 इक्वल टू में, अगर दोनों इक्वल तो इससे कैंसिल होकर जीरो आ जाएगा, तो डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, आइसोकोरिक में क्या होता है हमारे पास, ठीक है, तो एडियाबैटिक के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, आइसोकोरिक में होता है, आइसो का मतलब क्या होता है सेम, और कोर वर्ड होता है वॉल्यूम से कुछ इसका रिलेशन होता है, यानी कि वो प्रोसेस जिसके अंदर हम वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दे या डेल्टा या तो वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दे वो, या फिर डेल्टा वी को हम जीरो कर दे। वही सेम चीज है, कांस्टेंट का मतलब V1 इक्वल टू में V2 के इक्वल हो जाएगा, तो इसका मतलब डेल्टा वी V2 माइनस V1 इक्वल टू में जीरो हो जाएगा। तो वो कौन सी प्रोसेस हो जाएगी हमारी, आइसोकोरिक हो जाएगी प्रोसेस। ठीक है, ठीक है, उसके बाद हमारे पास कौन सी आती है, आइसोथर्मल प्रोसेस आती है। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, आइसो का वही सेम, आइसो का मतलब होता है सेम, थर्मल कहां से लिया गया, टेम्परेचर से, यानी कि वो प्रोसेस जिसके अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट हो। ठीक है, और डेल्टा टी जीरो। ठीक है, वही सेम चीज है, T1 इक्वल टू में T2 होगा, और डेल्टा टी जो होगा वो T2 माइनस T1 होगा, ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो प्रोसेस हमने तीन पढ़ी। सबसे पहले पढ़ी हमने एडियाबैटिक, जिसके अंदर क्यू कांस्टेंट और डेल्टा क्यू जीरो था। नेक्स्ट हमने पढ़ी आइसोकोरिक प्रोसेस पढ़ी हमने, जिसके अंदर V कांस्टेंट था और डेल्टा V जीरो था। आइसोथर्मल हमने पढ़ी, जिसके अंदर T कांस्टेंट था और डेल्टा T जीरो था। फिर हमने सिस्टम और सराउंडिंग्स के बारे में पढ़ा था कि सिस्टम क्या होते हैं, सराउंडिंग्स क्या होते हैं। एक चीज हमने थर्मोडायनेमिक्स का हम कहाँ पर यूज कर सकते हैं, थर्मोडायनेमिक्स असल में हमें बताता क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। सो हम कुछ एप्लीकेशन पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स की। कि कहाँ पर हम एप्लीकेशन मतलब किस चीज में थर्मोडायनेमिक्स हम टीचर पढ़ाते हैं, कि थर्मोडायनेमिक्स का हमें किस चीज में हमें पता चलता है। तो सबसे पहले ये बताते हैं कि रिएक्शन जो हम करने जा रहे हैं वो स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। ठीक है, स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन के बारे में हमें बताती है स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन के बारे में हमें बताती है। स्पॉन्टेनिटी का मतलब क्या है कि रिएक्शन अपने आप से होगी या नहीं होगी, उस चीज के बारे में हमें क्या नाम है, थर्मोडायनेमिक्स बताती है। कि वो रिएक्शन जैसे मान लो हमारे पास कंपोनेंट नंबर ए है और कंपोनेंट नंबर बी है, दो केमिकल है हमारे पास, हमने इन दोनों को मिला दिया, तो इस रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए ये अपने आप ही ऐसे हो जाएगी या हमें कुछ इसको हीट करना पड़ेगा। वो चीज हमें बताती है, वो होती है स्पॉन्टेनिटी। स्पॉन्टेनिटी का मतलब होता है कि अपने आप रिएक्शन होए। ठीक है, कोई आउटर फोर्स की हमें रिक्वायरमेंट ना हो, इनर फोर्स के थ्रू ही रिएक्शन आगे रन करे। ठीक है, जैसे कि अगर डेल्टा एच की, अगर जैसे कि मान लो हमारे पास कंपोनेंट नंबर ए और बी है, इसकी डेल्टा एच की वैल्यू पता है हमें, इसकी डेल्टा एच की वैल्यू पता है। अगर डेल्टा एच इन दोनों को मिला के नेगेटिव आ जाता है तो इसका मतलब रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, तो अगर डेल्टा जी की वैल्यू मतलब जी की नेगेटिव है तो हमें सिंपल सा हमें अंडरस्टूड हो जाता है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, यानी कि हम उसमें कंपोनेंट को आपस में ऐसे मिला देंगे तो वो रिएक्शन अपने आप ही हो जाएगी। ठीक है, जैसे चाय पत्ती हम चाय बनाते हो, चाय पानी के अंदर हम सॉल्वेंट के अंदर हम चाय पत्ती डालते हैं
बट वो अपने आप नहीं होती, उसको हमें क्या नाम है, इग्निट करना पड़ता है, हमें हीट देनी पड़ती है उसको, तब जाके चाय बनती है। तो वो किसने बताया, थर्मोडायनेमिक्स ने बताया। कुछ ऐसे फॉर्मूले थे जो, जैसे कि फॉर्मूला हो गया रोल्ट लॉ हो गया, कुछ हमें एप्लीकेशन में आएगा, दूसरा आएगा कि हमें इसने बहुत सारे कुछ फॉर्मूले डिराइव करके दिए हैं, जिनमें से एक फॉर्मूला जो आप सबने पढ़ा होगा, रोल्ट लॉ, रोल्ट लॉ, ठीक है। ये थर्मोडायनेमिक्स की देन है। अगर थर्मोडायनेमिक्स ना होती तो हमें रोल्ट लॉ ना मिलता, और रोल्ट लॉ ना होता तो आज जो आजकल जो हम कोक वगैरह पीते हैं, ये कोक की सारी साइंस है, कोक की बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, वो सब रोल्ट लॉ पे क्या नाम चलती है। तो वो भी, उसके पीछे भी क्या नाम किसका हाथ है, थर्मोडायनेमिक्स का हाथ है। अब हम पढ़ेंगे कुछ लिमिटेशन जो थर्मोडायनेमिक्स चीज नहीं बता पाती। कुछ एक चीज पढ़ते हैं, लिमिटेशन पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स की, ठीक है। उसके बाद हम आज के लेक्चर को यही खत्म करेंगे, ठीक है। तो लिमिटेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि कुछ ऐसी चीजें जहां पर थर्मोडायनेमिक्स जवाब नहीं दे पाई। जब ये क्या नाम, थर्मोडायनेमिक्स की साइंस यूनिवर्स के अंदर ये कह लो जब आई थी, जब इसके थर्मोडायनेमिक्स की चीजें हम डिस्कवर करने लगे, तो क्या क्या चीज नहीं बता पाई। एक चीज तो ये नहीं, सबसे पहले क्या ये नहीं बता पाई कि रिएक्शन, इसने बता तो दिया कि स्पॉन्टेनियस होती है, बट फिर साइंटिस्ट पूछते कि स्पॉन्टेनियस बता तो दिया कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी, कि अगर हम ए कंपोनेंट बी कंपोनेंट को मिलाएंगे तो रिएक्शन वो घटेगी, ठीक है। बट वो ये नहीं बताया कि किस टाइम पे, कितनी देर में वो रिएक्शन होएगी स्पॉन्टेनियस, तो वो टाइम का नहीं बता पाई। सबसे मेन एक चीज ये है कि ये टाइम नहीं बता पाई कि कितनी की रिएक्शन होएगी नहीं होगी, ये तो उसने बता दी, थर्मोडायनेमिक्स बताती है, बट किस टाइम में, कितनी देर में वो रिएक्शन होएगी, क्या पता उस रिएक्शन को होने में 1 साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे। तो वो टाइम नहीं बता पाई थी कि कितने देर में, ये बताती थी कि रिएक्शन होगी जरूर, ठीक है। तो वो चीज फिर हमारे पास एक केमिकल काइनेटिक्स आई हमारे पास, केमिकल काइनेटिक्स। इस टाइम का जवाब इस ब्रांच ने दिया था कि कोई रिएक्शन कितनी देर में होगी, उस चीज के बारे में हम केमिकल काइनेटिक्स के में पढ़ते थे, ठीक है। दूसरी चीज, जो थर्मोडायनेमिक्स की साइंस होती है ना, ये मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स पे काम करती है। किस पे करती है, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स पे, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स पे। माइक्रोस्कोपिक छोटे ऑब्जेक्ट्स को हम इसमें डिस्कस नहीं कर सकते, तो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम इसमें डिस्कस कर सकते हैं। माइक्रोस्कोपिक पे ये साइंस अप्लाई नहीं होती। ठीक है, तो दैट्स फॉर टुडे, थैंक यू।